जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। घर पर रहकर आप पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं आपको एक बहुत ही शानदार 50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा मैथमेटिक्स में, जिसमें लगभग 25 प्रश्न हूबहू यहीं से रहेगा दोस्तों। तो बस ये नहीं तो ये बनाने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको रट लेना है और बोर्ड एग्जाम में उसी अनुसार इसको रंग लेना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और समय को बिना गवाए हुए आगे की ओर बढ़ ले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आ रहा है मित्रों, सबसे पहले आपका बोर्ड के लिए प्रश्न आ रहा है कि पाई कौन संख्या। देखिए पाई से अगर बात आता है, पाई के बारे में अगर पूछा जाएगा आपसे, तो पाई एक प्रकार के जो दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन पाई बटे 2 अगर पाई के साथ अगर मान लिया जाए पाई के साथ आपके पाई के साथ अगर जोड़ रहेगा, घटाव रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक है, तो पाई के साथ आपका जोड़ रहे, घटाव रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, ये सारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पाई के साथ अगर जोड़ भी रहेगा, घटाव भी रहेगा, तब पर भी इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे मतलब पाई बटे 2 भी हो गया, तो पाई बटे 2 भी अपरिमेय संख्या होगा, या पाई बटे 11 भी हो गया। पाई बटे 2 बार बार पूछा हुआ है, ठीक है, बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये सब रटने वाला चीज़ है, रट कर भी आप नंबर अच्छा ला सकते हैं दोस्तों। देखिए बोर्ड के लिए कम से कम 25 क्वेश्चन यहीं से आपको 100% मैं गारंटी के साथ बताऊं कि अगर ये वीडियो देख लेते हैं एक बार, तो आपको 100 में से 25 का ऑब्जेक्टिव यहाँ से रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले फिर से बताने वाला हूँ कि आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैथ में कैसे स्कोरिंग करेंगे बस इस वीडियो को लास्ट में बताऊँगा। यदि वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कि मैथ में हम 50 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव कैसे रंग सकते हैं। आराम से रंगिएगा दोस्तों। देखिए 50 क्वेश्चन जो होता है बहुत टफ होता है, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन बहुत टफ होता है, जो थ्योरिकल रहता है, जो बिना बनाए हुए आंसर नहीं ला सकते हैं, और 50 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आराम से बना सकते हैं। जैसे मान लो वो प्रश्न पूछ रहा था कि साइन का व्युत्क्रम क्या था, तो 1/cos होगा। ठीक, तो ये सब बनाने वाला प्रश्न नहीं, कॉसेक, ठीक है, ये सब बनाने वाला प्रश्न नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या मतलब लास्ट वीडियो में बने रहिए, लास्ट में मैं सब चीज़ बताऊंगा कि कैसे मैथ में 90 नंबर ला सकते हैं, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा। तो पाई बटे 2 के बारे में अपरिमेय संख्या होगा, पाई बटे 3 होता है अपरिमेय संख्या होगा, उसी प्रकार 2 पाई बोलेगा, 3 पाई बोलेगा, 4 पाई बोलेगा, है ना दोस्तों। देखिए पाई 2 पाई सब जितना बोलेगा पाई से रिलेटेड जो भी सटा रहेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर पाई सिर्फ बोलेगा पाई कौन संख्या, तब पर भी अपन, लेकिन पाई का मान पूछ देगा अगर कभी कभी आपसे, ठीक है, पाई के मान अगर पूछ देगा तब पर भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, पाई के मान अगर पाई का मान पूछ देता है दोस्तों, पाई का मान अगर पाई का मान पूछेगा तब परिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए जैसे पाई का मान कितना होगा? 22/7 होगा, तो 22/7 एक प्रकार के क्या दोस्तों पारमेय संख्या होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, कह रहा है ना, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, यदि मतलब P और Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मासा क्या होगा। देखिए P और Q दो अभाज्य संख्या, तो कोई भी दो अभाज्य संख्या रहे, चाहे P रहे, चाहे Q रहे, चाहे R रहे, चाहे ST, कोई भी दो अभाज्य संख्या रहेगा, या P और Q नहीं भी देगा तो उसका मासा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर सम संख्या रहेगा तो खाली 2 मार लेना है हमेशा कहीं, अगर सम संख्या नहीं बोलेगा तो हमेशा हाँ सब जगह 1 मार के आएगा अगर मासा की बात बोलेगा तो। ठीक है दोस्तों, मासा की बात बोलेगा तो। जैसे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, तो इसका आंसर उम्मीद कर समझ में आ गया। कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य है, 2 या 2 ले, 2 से अधिक ले लेगा, सभी अभाज्य संख्या मासा क्या होगा? 1 ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आता है क्रमिक, अगर क्रमिक सम संख्या कैसे, दो क्रमिक सम संख्या कैसे क्या होता है, जैसे 2 के बाद 4 लेंगे, 4 के बाद 6 लेंगे, 6 के बाद 8 लेंगे, 8 के बाद 10 लेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो क्रमिक अगर बोलेगा सम संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रमिक सम संख्या से पूछेगा तो आपका आंसर कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को डिस्कस करके आगे बढ़ा रहे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। कहता है दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो परमेय बोले या दो अपरमेय बोले या परमेय अपरमेय के बीच बोलेगा तो हमेशा अनंत ही मारेगा। देखिए दो परमेय संख्या बोले या दो अपरमेय संख्या बोले या परमेय अपरमेय के बीच कोई अगर संख्या पूछ देगा तब पर भी कितना पूछेगा? अनंत हो, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न कहता है
नेक्स्ट प्रश्न का है दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक में ए बी के लिए है ना, ए बी का मसा है ना लसा किसके बराबर होता है, मतलब ए बी का मसा जो लसा होता है ए गुना बी के बराबर होती है। याद रखिएगा ए गुना बी के बराबर। अगर अगर एचसीएफ गुना एलसीएम पूछता है आपसे, ठीक है, देखिए यहाँ पर से ए को देखिएगा, अगर ए गुना यहाँ बी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखा तो इसका आंसर कितना होगा, याद रखिएगा इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम, एस ए गुना बी, एचसीएफ गुना एलसीएम हमेशा ए और बी के बराबर होती है, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर अनुपात में रहेगा ऐसा तो आंसर 1 मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों कि महत्तम समवर्तय में लघुत्तम समवर्तय मतलब ए लसा गुना मसा जो दिया हुआ है, लसा गुना मसा दिया हुआ किसके बराबर होती है, ए गुना बी के बराबर होती है। लेकिन ए गुना बी अगर क्वेश्चन रहेगा ए गुना बी अब बटा एचसीएफ गुना एचसीएफ रह जाएगा दोस्तों, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा ए गुना बी तथा एचसीएफ गुना एलसीएम का अनुपात क्या होगा, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताने वाले आप लोग क्या चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या का मसा कितना दोस्तों, 2 बता चुके, ये भी बता चुके, दो परमेय संख्या के बीच कितना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बता दिए, ये भी आपको बता दिए है ना। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। कट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक को लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसके प्रकलित करने का तरीका है दोस्तों, तो ये आंसर मासा है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर यूक्लिड विभाजन बोलेगा तो धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है। याद रखना यूक्लिड विभाजन हमेशा धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है, और यह धनात्मक पूर्णांक हमेशा मसा के लिए लागू करता है दोस्तों, मसा के लिए लागू करता है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला याद रखना, एक आता है आपको अंकगणित का आधार ऊपर में, तो लास्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा तब। ठीक है, तो चलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है अब टाइम। चलिए अगला प्रश्न कर दोस्तों, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो सम पूर्णांक बोलेगा अगर यहाँ पर p है तो p हो जाएगा, q रहता है q होगा, r रहेगा तो r हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सम पूर्णांक के लिए हमेशा 2q लेंगे या 2m लेंगे या 3m लेंगे, नहीं लेंगे 2m लेंगे, 2q रहेगा, 2r रहेगा। लेकिन जो संख्या p रहेगा तो p देंगे, r रहेगा तो r देंगे, c रहेगा तो c देंगे। अगर c रहता है c हो जाएगा, अगर m रहेगा तो 2m हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम पूर्णांक के लिए व्यापक रूप पूछे देगा तो 2p इसका लिए हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भी आपको गलत समझ में आ गया। देखिए डायरेक्ट प्रश्न आपको बोर्ड में सटा रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न का दोस्तों कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद को शून्यांक की संख्या दे तो 2 होता है। याद रखना द्विघात बहुपदों को शून्यांकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद शून्यांकों की संख्या 3 होती है, चतुर्घात पूर्णांक संख्या चतुर्घात पूर्णांक। ठीक है, ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ पर देख रहा है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं दोस्तों, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को बिना घात वाला बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बिना घात वाला भी बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक घात का ग्राफ हमेशा सीधा रहता है, एकदम आलेख, इसका आलेख अगर देखा जाएगा एक घात बहुपद के तो हमेशा क्या होगा, सरल होगा। ठीक है, लेकिन दो घात का अब ग्राफ क्या होगा, परवलकार होगा। ठीक है, लेकिन त्रिघात का जो होगा उसका क्या होगा दोस्तों, तो बेलनाकार हो जाएगा। कैसा दोस्तों, बेलनाकार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न चलिए, कहता है त्रिघात बहुपद का व्यापक क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक होता है ए एक्स का की होता है दोस्तों, एक्स का की होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस होता है सी एक्स और प्लस क्या होता है डी होता है। ये होता है आपका क्या चीज, त्रिघात का बहुपद का व्यापक। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं आप लोग को, कहता है एक बार और देख लेते हैं क्या आंसर होगा। देखिए ए एक्स का की हो गया, ठीक है, प्लस बी एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होगा सी एक्स प्लस क्या होगा डी होगा। तो ये आपका हो गया त्रिघात बहुपद का उदाहरण। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल भी आप पकड़ो। ठीक है, तो चलिए अब मैं समझ गया। लेकिन द्विघात बोलेगा आपको, त्रिघात बोलेगा तो आंसर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते भी आप लोग क्लियर से समझ में आ गया। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए बता चुके, ये भी आपको बता दिया। अरे बार बार वही प्रश्न आ रहा है, बार बार 14 15 14 15 आ रहा है, ये तो आपको बता दिया ना, ये भी बता दिया आपको ना, ये भी बता दिया। ठीक है, तो कहता है त्रिघात बहुपद के व्यापक बता दिया आप लोगों को। द्विघात समीकरण है ना दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर हो तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले डी बराबर निकालना पड़ता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या था सी होता है। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस सी है। अगर डी अगर विवेचक पूछेगा तो याद रखना डी बराबर बी स्क्वायर माइनस सी होता है। ठीक है, अगर मूल बराबर होगा तो एक्स का मान क्या होगा, तो इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी बटे 2a होगा, एक्स का मान निकालना है ना,
एक्स का मान निकालना है तो, है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसको अब निकालने का तरीका है तो निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको क्लियर, लेकिन याद रखना -b/2 इसका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न निकाल है दोस्तों, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद फाई एन है दोस्तों, फाई एन क्या लिखा हुआ, 5n-7 लिखा हुआ है ना, 5n कितना लिखा हुआ 7n है, तो सार्वंतर क्या होगा। देखिए अगर 5n के बगल में अब कुछ भी इधर लिख देगा, ठीक है, लेकिन अगर सार्वंतर पूछेगा तो n के बगल में जो रहता है वही सार्वंतर। अगर 6 रहेगा 6 होगा, 7 रहेगा तो 7 होगा, 8 रहेगा तो 8 होगा, 9 रहेगा तो 9 होगा, वही आपका क्या होगा, सार्वंतर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। तो वो अगर सार्वंतर पूछेगा, देखिए अगर 5 के बगल में 5 लिखा हुआ सार्वंतर पूछा तो क्या आंसर, डी का मान कितना हो गया, 5 होगा। देखिए अब यहाँ पर कभी कभी सार्वंतर का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस होता है, प्लस होता है। तो सार्वंतर का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो डी का मान ऐसे हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न क्लियर से समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न कर दोस्तों, दम ये देखिए, कहता समांतर श्रेणी, देखिएगा कहता है ए बराबर कितना लिखा 2 है ना, 10वां पद निकाले बोला। तो 10वां पद का फॉर्मूला देखिए, ए क्या होता है, ए बराबर ए 10 बराबर कितना, a+9d है ना। इस प्रकार से ए का मान 2 होगा और डी का मान कितना होता है, डी का मान कितना दोस्तों 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, है ना। तो 10d याद रखना, a+9d 9 के हो गया 9 और डी का मान 5 होगा। तो इस प्रकार से 9×5 = 45 और 2 कितना हो गया 47 होगा। तो चलिए प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न बताने वाला कहता है दोस्त, कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए या सार्वंतर डी है तो इसके पदों का योग क्या होगा। पदों का योग याद रखना, अगर पदों का योग पूछेगा तो n/2 2a + n - d हो जाएगा। n/2 2a + n - 1 × d होगा, या हो जाएगा आपको दोस्तों SN पदों का योग हो जाएगा, ठीक है। तो SN पदों का योग पूछेगा, n/2 क्या होगा, n/2 और होगा 2a + n - 1 × d हो जाएगा, ठीक है। यह क्या होगा, SN पदों का योग होगा। एक और फार्मूला हो जाएगा तो n/2 हो जाएगा, ठीक है, a+l भी हो जाएगा, ठीक है, या an भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में AP में कौन है दोस्तों, AP है, कौन है, तो देख लीजिएगा AP में कौन है, ये AP है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है तक 11वां पद निकाल हो जाएगा, तो इसका आंसर है 22 होगा, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, A का मान कितना -3 है, B का मान A का मान कितना है, A1 के मान -3 हो गया, अब A2 के मान -1 2 होगा। तो इस प्रकार से A निकालेंगे, D निकाल लेंगे आप लोग, और फिर गुना भागा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न बहुत अच्छा से ज़बरदस्त है, बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है, और इसको बहुत अच्छा से बताने वाला हूँ। चलिए कह रहा है दोस्तों, अच्छा से इसको समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न ये है क्या कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा, ठीक है, तो हमेशा जो रहेगा उसको रूट में कर दिएगा। 9 अनुपात कितना दोस्तों 4 है, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, 4 का 2 होगा, तो क्या होगा 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। 3 अनुपात क्या होगा 2 इसका राइट आंसर। दो समरूप मतलब अगर बोलेगा भुजाओं का अनुपात, भुजा पूछेगा तो रूट कर देना, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर बोलेगा, ठीक है। लेकिन अभी मान लीजिए भुजा दिया हुआ, ठीक है, अगर मान लीजिए भुजा 16 अनुपात दिया हुआ, ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका भी स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ भुजा पूछा तो बस रूट कर देना है, तो इसका आंसर 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो, लेकिन इसका आंसर कितना होगा 3:2 हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, कहता किसका कथन यह है कि दो समकोणीय त्रिभुज की भुजा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव हमेशा समान होती है। किसका कथन है कि दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होती है, तो थेल्स साहब ने बोला था। कौन बोला था दोस्तों, थेल्स साहब ने बोला था, याद रखिएगा। थेल्स जी ने बताया था कि दो समकोणीय त्रिभुज में से उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होती है, थेल्स बोले थे, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यदि ABC क्या दोस्तों, ABC में AC² यानी ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। कहते ABC में क्या दिखा BC² क्या दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए A लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर B लिखते हैं, ठीक है। कहता है दोस्तों, है ना, सबसे पहले मतलब AC² मतलब यहाँ पर E और AC हो गया, ठीक है, याद रखना AC हो गया। अब देखिए इधर तो इसका मान कितना, B का मान कितना होगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लेना, इसको भी देख लीजिए कर्ण कहाँ पर है, कर्ण के सामने वाला भुजा पर 90 डिग्री समझ लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते कि अभी मान लीजिए, ठीक है बना लिए। अब बताओ AC पूछा तो यहाँ पर A लगा देंगे, C लगा दे, कर्ण हो गया, ये तो कर्ण हो गया, समझ गया। अब इसका मतलब B होगा तब नहीं 90 डिग्री हो गया, है ना।
तो प्रश्न आएगा तो घबराइएगा मत, ठीक है। कहता एक प्रश्न और आता है, बार बार रिपीटेशन करते रहता है। कहता सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होता है, याद रखिएगा भी, ठीक है। चलिए अगला कहते हैं दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बता चुके आप लोग को। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर का, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो इसी तरह से आपको बनाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, कह रहे दोस्तों बिंदु 2,-5 में भुज का मान क्या होगा, भुज का मान 2 होगा, कोटि का मान कितना होगा, 5 होगा। एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं भी समझ में आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, कह रहा है कि मूल बिंदु में निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है दोस्तों 0,0 होता है, याद रखना 0, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए -8 और 11 में भुज कौन होगा, तो -8 भुज होगा या -8 भुज होगा और 11 क्या होगा, कोटि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है बिंदु 3, कहता है -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों। तो ये चौथा देखिएगा, अगर शुरू में माइनस लगा रहेगा बाद में प्लस रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा। लेकिन माइनस अगर शुरू में लगा रहेगा और लास्ट में प्लस रहेगा तो ये होगा दूसरा में। लेकिन अगर रहेगा शुरू में माइनस रहेगा और लास्ट में प्लस रहेगा तो ये हो जाएगा दूसरा। लेकिन प्लस में शुरू बाद में माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा चौथा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया। अगला प्रश्न कहता है मूल बिंदु का क्या दोस्तों, कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मित्रों क्या चीज कि बिंदु -1 और इतने में के बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी निकाल देना है, x2 - x1 होल स्क्वायर बाई 2 बस को स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 4√2 होगा निकाल के, ठीक है। कहते हैं एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स पर स्थित ये होगा, वाई पर ऐसा होगा, एक्स रहेगा तो एक्स की जगह 0 नहीं होगा, वाई की जगह 0 होगा। अगर एक्स का निर्देशांक होगा तो वाई की जगह 0 होगा और वाई का निर्देशांक होगा तो 0, एक्स की जगह क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, कह रहा है चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है आपको, देखिए 30 बता दिया आपको, हमने 29 बता दिया आप लोगों को, ये भी बता दिया ना आपको, अब ये भी बता दिया, ठीक है, ये भी बता रहे, ठीक है। अब इसको बता देते एक बार ध्यान से, ठीक है। ये बता दोगे किसी बिंदु के एक्स आज से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, तो अगर दूरी बोलेगा एक्स का कोटि, एक्स का रहेगा तो कोटि होगा, एक्स का रहेगा तो बाई होगा, और बाई की दूरी पूछेगा तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स देखिए दूरी पूछेगा तो एक्स का सवाल होगा तो बाई में चल जाएगा, बाई का सवाल होगा तो एक्स में चल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एक्स को भुज और बाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो कोटि से भुज होगा दूरी और भुज से कोटि दूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और इधर प्रश्न की अब आता है त्रिकोणमिति में, ठीक है। कहता है दोस्तों कि साइन, कहता है मित्रों कि कह रहा है क्या चीज़ कि cos 90 - थीटा और क्या होता है साइन थीटा। ये भी प्रश्न हमेशा पूछ देता है, cot 90 - थीटा होता है सेक बराबर होता है cos सेक होता है, तो याद रखिएगा। उसी प्रकार आपसे आप पूछ देगा tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अगर पूछ देगा आपको tan स्क्वायर थीटा बराबर है ना, क्या पूछ देगा tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। उसी प्रकार और देखिए इसका और एस्टलाइजेशन किया जाए तो साइन, इसका आंसर होगा 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा 1 - क्या होगा साइन स्क्वायर, ये भी आपका tan स्क्वायर के बराबर ही होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या रहा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 और इतना दिया, इसका मान क्या होगा, तो देखिए tan 45 का मान होता है, इसका 45 का मान होता है, इसका मान 0 हो गया ऊपर में, नीचे हो गया कितना 2, तो 0/2 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ से कर रहा है कि 1/sin बराबर क्या आता है, 1/sin 1/cos होगा, 1/cos बराबर क्या था 1/cos हो जाएगा, ठीक है। 1/tan क्या होगा 1/tan होगा। अगर देखिए यहाँ पर साइन है तो कॉसेक है तो कॉस हो जाएगा, टेन है तो क्या होगा कॉट हो जाएगा। चलिए अगर साइन होगा तो कॉसेक और सेक होगा तो कॉस हो जाएगा और टेन है तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर से समझ में आ गया है ना। अगला प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा।
30 रहेगा तो 30 के अनुसार भी क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी उसी तरह से दिया हुआ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1 होगा, ठीक है। थीटा अगर चेंज नहीं होगा तो मान वही होगा, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या दोस्तों 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, क्योंकि बता चुके हैं सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर भी 1 होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। चलिए, कहता है 1 माइनस, कहता है दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर अंदर रूट, और पूछेगा 1 माइनस कॉस पूछेगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहता है ये कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान कितना होता है 0 होता है। 10 26 और 10 कॉस 64 का मान कितना 1 होता है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपको, ठीक है। ये भी बता चुके हैं 1 + 10 स्क्वायर और 1 + 10 स्क्वायर का मान क्या होगा 1 प्लस, अगर ऊपर में कॉट है तो कॉट होगा, नीचे में अगर 10 रहे ऊपर में कॉट है तो कॉट होगा, ऊपर में अगर 10 होगा तो क्या होगा 10 होगा। देखिए अगर यहाँ पर कॉट है तो कॉट हुआ, अगर ई चल जाएगा ऊपर में 10 तो 10 इधर होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर साइन 52 कॉस 48 दिया हुआ है, तो अगर पूरा इकड़ जाए तो आंसर कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रखा दोस्तों कि 9 साइक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर क्या था 9 कम होगा, इसका मान 1 होता है, दोनों मिलाकर 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 गुना 1 बराबर कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। आइए उसी प्रकार इसी पर इकड़ जाए तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नहीं, इसमें आपको मान निकालना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 का मान 1/√3 होता है, इसके बाद 1 और 10 का मान होता है 1/√3, ठीक है। अब उधर होगा 2/√3 होगा, इसका क्या होगा 3 और 4 होता है, तो ये काट छाट के आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइन 60 का मान भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि cos x का मान इतना है तो साइन का मान क्या होगा, तो cos x का मान इतना है तो साइन का मान मतलब पद में व्यक्त करना रहेगा, ठीक है। तो पद में व्यक्त रहने का क्या होगा 1 में से मतलब साइन के cos को साइन के पद में व्यक्त कर देना है, ठीक है। तो वही x रहेगा उसी के अनुसार, ठीक है। तो साइन बराबर हो जाएगा, तो उस प्रकार से साइन बराबर क्या था 1 माइनस cos स्क्वायर होगा, इसका आंसर 1 माइनस क्या होगा cos स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। साइन बराबर क्या होगा, तो वही देखिए अगर नीचे में कर्ण है तो कर्ण से घटेगा ना x, है कि नहीं, तो p भी निकलेगा, तो p निकले तो उस तरह से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नीचे में तो h नीचे में तो आपका h ही है, ठीक है। तो उस प्रकार से आप कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है 2 10 30 लिखा हुआ है, इसका भी वैल्यू करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक छड़ की लंबाई है ना, एक छड़ की लंबाई उतना अनुपात दिया, तो सूर्य कोण कितना दोस्तों, अगर देखिए अगर आपको एक छड़ का लंबाई इतना दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 या √3 है, ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा तो 10 लगा लेगा। देखिए अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो 60 होगा, और यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर अगर √3 रहेगा तो 60 होगा, यहाँ पर 1 रहेगा तो 30 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन याद करने का चीज़ है, ठीक है। चलिए इस पर देखिए बता चुके आप लोग को, ठीक। अगला प्रश्न ये बता दिए आपको, बता दिए ना। ये भी एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की मतलब रेशियो दिया हुआ 1/√3 1:3 दिया हुआ है, तो 9 कोण 30 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 है तो याद रख सकते हैं, ठीक है। अतः कहता है दोस्तों, कहता है यदि किसी उधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई है ना, यदि किसी उधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ ऊंचाई की लंबाई स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुना है, तो उसके उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। तो वह याद रख रहे हैं आप लोग को, बना लीजिएगा, इसको भी देख लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, √3 गुना बोला, उसका मतलब अगर मान लो इसको x मतलब √3x मानेंगे तो कट जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन एक और यहाँ बात है, कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर उसका अर्धवृत्त का क्या होगा, तो बनाने का फॉर्मूला 36 आ जाएगा, ठीक है। यदि किसी वृत्त के बाह्यतम बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये मान ली वृत्त है और यहाँ पर बाहर बिंदु, तो इस पर 2 स्पर्श है। वृत्त के अंदर से एक भी स्पर्श खींचा नहीं जा सकती है। वृत्त पर केवल एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते, लेकिन वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वृत्त पर 12 बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। आगे वृत्त पर कुल कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एगो। वृत्त के एक स्पर्श बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श खींचा जाता है। वृत्त के भीतर कितने स्पर्श खींचा सकते हैं, तो 0 इसका राइट है, ठीक है। तो चलिए भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला दोस्तों
इस पर से एगो प्रश्न रहेगा तो बना लीजिएगा। आर का मान रहेगा, कहते हैं वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं दोस्तों? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न आपको क्लियर होगा। अब इसका मान निकालना रहेगा तो निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। इसका भी मान निकालना रहेगा, निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे। इसका भी देखिए 10 मतलब क्या 10 या 10 15 दिया हुआ, 10 75 दिया हुआ और 10 80 दिया हुआ, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका भी आंसर 1 होगा। गुना में रहेगा तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। बनाने का चीज़ है, बना लीजिएगा। इसका आंसर 0 बता चुका आप लोग को, ये भी बता चुके आप लोग, ये भी बता चुके, ये भी बता चुके। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री, याद रखें। अर्धवृत्त पर कोण अगर जो बनता है वो कितना बनता है दोस्तों? 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टोटल चीज़ मैं समझा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला बार मैं आपको साइंस में समझा दूंगा इसी तरह से, ठीक है। इसलिए देखिए आपको ये सारा साइंस है, ठीक है दोस्तों, सारा क्या है? साइंस है, ठीक है। साइंस को भी आपको मैं VVI क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहने। हाँ, पूछ रहे थे कि सर हमको लास्ट में आप मतलब कैसे अच्छा नंबर ले आएंगे, ठीक है, बोर्ड के लिए, ठीक है। तो बस आपके लिए हम सादा पेज ला रहे हैं, बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लास्ट में बताऊँगा, बोले थे बता देंगे आपको कि कैसे मतलब पूरा में पूरा नंबर ले आएगा। देखिए आपका सादा पेज पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले अभी आपको वीडियो दिया, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैंने इस पर प्रैक्टिस किया, कितना दिया? 50 को, ठीक है, लगभग 50 को दिया, ठीक है। 45 को मानते हैं लेकिन 50 को दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको तो मान लो 20 को रंगा जाएगा आपको 100% यहाँ से आपको 20 को मतलब 50 को आपको मतलब दिया, तो 50 को मतलब 20 को पक्का यहाँ से रंगा जाएगा, क्योंकि अब सब ऑब्जेक्टिव है बिना बनाए। उसके बाद आप लोग को एक वीडियो अभी और दूंगा, ठीक है, जिसमें खाली फार्मूला रहेगा। क्या रहेगा? खाली फार्मूला आधारित रहेगा। तो फार्मूला से भी आपको मतलब अगर फार्मूला पूरा रट लेते हैं, उसमें फार्मूला मतलब आपको दाएँ लगभग 97 को फार्मूला दूंगा। क्या दूंगा? 97 को। तो फार्मूला पूरा दे देंगे 97। तो अगर 97 को फार्मूला देंगे तो इसमें से लगभग आप 20 को रंग सकते हैं देख कर, ठीक है। तो 20 और 20 कितना हो गया? 40 को। 40 को आप बिना बनाए हुए अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। 40 नंबर आप बिना बनाए हुए ला सकते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ रटने वाला चीज़ है। अब बोलता है मैथ में अच्छा नंबर नहीं आता, क्यों नहीं आता देख लीजिए। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझिए कि देखिए 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 को आप सही एकदम 100% कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं बता दिया वही प्रश्न इसमें आने वाला है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके 40 में 40 नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 वीडियो बताऊंगा आपको मैथमेटिक्स का। पहला वीडियो बता दिया आप लोग को, पहले ये एक वीडियो आप बताऊंगा जिसमें खाली फार्मूला बता दूंगा, ठीक है। और फार्मूला आप याद कर लेते तो वहाँ से आप 20 प्रश्न 100%, 100 को बताऊंगा उसमें 20 को रहेगा 100% गारंटी। अब रट लीजिएगा कि नहीं, इसको नहीं भी रटिएगा तो फिर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि आपका जीवन है, आपका ज़िंदगी है। आप पढ़िएगा तो ये रिजल्ट आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, ठीक है। तो बस यही मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो लोगों के पास शेयर कर दीजिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों के पास सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको अच्छी तरह से वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। इसलिए आप वीडियो को देखने के लिए, वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। क्या दोस्तों? देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। आपको वीडियो को देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप मेरे वीडियो को समय निकाल कर देखें। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं आप लोग को। बाय, टाटा, ठीक है।